अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अब उसने किताब में उभरे हुए हरफों पर कदम रख दिए थे। जैसे ही मैंने उन पर कदम रखा, एकदम से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं गिर रहा हूँ। मैंने संभलने के लिए उसका सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरे पास मौजूद ही नहीं थी। मैं नहीं जानता कि मैं कितने फुट गहराई में गिरा, लेकिन नीचे गिरने से मुझे कोई चोट नहीं लगी, बल्कि एकदम से मेरे चारों तरफ उजाला सा फैल गया और उस उजाले में मैंने जो कुछ देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। वो एक इंतहाई खूबसूरत बाग था। मैं सब्ज़ घास पर गिरा था। बाग में फूलों के कंज थे जिन पर खिले हुए फूल महक रहे थे और हर तरफ एक अजीबोगरीब मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। यहाँ दरख्त भी थे और उन दरख्तों पर फल लगे हुए थे। सामने सफ़ेद संगे मरमर के एक मखसूस तर्ज के फव्वारे बने हुए थे जिनसे पानी उछल रहा था। मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये क्या हुआ? मैं कहाँ से कहाँ आ गिरा? उसी कपकपी के दौरान मेरी निगाह अपने बदन पर पड़ी तो मैं उछल पड़ा। ये लिबास मेरे जिस्म पर कहाँ से आया? अजीबोगरीब हिंदवाना लिबास था। मैं फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। अचानक ही मुझे कहीं से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। ये नस्वानी आवाज़ें थी। मेरी गर्दन उस तरफ घूम गई तो मैंने देखा कि वो 4 लड़कियां थीं, बहुत ही पुराने तर्ज के हिंदवाना लिबास पहने हुए। वो मेरी ही तरफ आ रही थीं। अरे बाप रे! मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। ये क्या हुआ और कैसे हुआ? मेरी निगाहें उन 4 लड़कियों पर जमी हुई थी। वो चारों हंसी हुई मेरी तरफ आ रही थी और फिर वो मेरे पास पहुंच गईं। जाग गए आप कंसी महाराज? कौन? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। चलें अब उठें, स्नान कर लें, फिर भोजन करें, भोजन तैयार है। तथा तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? लो, कंसी महाराज फिर गए। एक तो इनसे कहा है कि भंग ना पिया करें, मिनश भंगी होकर रह जाता है, पर कंसी महाराज को तो ठंडा पीने का इतना शौक़ है कि उसके बगैर ये जी ही नहीं सकते। अरे महाराज, रात फिर बगिया में पड़े रहे, भगवान ना करे ठंड लग गई तो ये नन्ना मुन्ना सा शरीर चुड़मुड़ होकर रह जाएगा। चलिए चलिए। लड़कियों ने मेरा बाजू पकड़े और मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैं सही मायनों में चकराया हुआ था। आइए, भंग का नशा सबसे बुरा होता है। कहा जाता है आपसे कि ताड़ी पी लें, दारू पी लें, लेकिन भंग ना पिया करें। भंग मनुष्य को पता नहीं क्या से क्या बना देती है। मम्मा, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आइए आइए, सुन लेंगे, अच्छी तरह सुन लेंगे। पहले आपका नशा उतारें। वो मुझे लिए हुए उस इमारत में दाखिल हो गईं जो थोड़े फासले पर नज़र आ रही थी। मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। ये क्या हो गया? मैं होश में हूँ या नहीं? कोई ख्वाब देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ? लेकिन वो ख्वाब नहीं था। वो लोग मुझे लिए हुए उस कदीम तरीन संगे मरमर की इमारत में दाखिल हुई जो उस बाग के आखिरी सिरे पर थी। इमारत में दाखिल होने के बाद वो मुझे कई गुलाम गर्दशों से गुजारती हुई बिल आकर एक जगह पर रुक गईं। उन्होंने एक दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गईं। पहले कभी मैंने कमरे के अंदर हौज़ बने हुए नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ एक हौज़ नज़र आ रहा था जिसमें झिलमिलाता हुआ सा सफ़ेद पानी था। यहाँ लाकर उन्होंने दफतन ही मुझे हौज़ में धक्का दिया और मैं गिर पड़ा। वो लोग खूब हंसी। मैं पानी में फूं फूं करने लगा। वो बाहर निकल गई। कुछ लम्हों के बाद एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में एक लिबास था। लीजिए, कपड़े पहन लीजिए, बाहर भूजन लग गया है। मैं सही मायनों में एक अजीबोगरीब कैफियत महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। पानी से निकल आया, बदन खुश्क किया और कपड़े वो जो लेकर आई थी पहन लिए। वो भी हिंदवाना तर्ज के ही कपड़े थे। मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुरोती ने न जाने मुझे किस जंजाल में फंसा दिया। अलबत्ता इतना अंदाज़ा तो हो गया
कि वो कोई ख़तरनाक ही औरत है, बहुत ही ख़तरनाक। अब तक उसका जो किरदार सामने आया उसने मुझे पागल करके रख दिया। जैसे ही मैंने उसके कमरे के दरवाजे से बाहर कदम निकाला, वही चारों मुझे नज़र आईं जो अब तक मेरे सामने आई थी। फिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया जहां ज़मीन पर दस्तरख़्वान जैसी चीज़ बिछी हुई थी और वहां पर नाश्ते का सामान रखा था। मैंने बहरहाल नाश्ता किया और उसके बाद अपनी जगह से उठ गया। और अब आप ज़ाहिर है कि सोएंगे, ये तो आपकी पुरानी आदत है, आइए, उन्होंने कहा और उसके बाद एक और कमरे में ले जाकर मुझे बिस्तर पर लेटा दिया गया। इस वक्त मेरी कैफियत एक छोटे बच्चे जैसी थी। मैं सख्त हैरान था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब वो वापस जाने लगी तो मैंने कहा, ए सुनो, तुम सुनो। लड़कियों ने पलट कर देखा तो मैंने एक की तरफ इशारा कर दिया और वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। दूसरी लड़कियां उससे मजाक करने लगीं, ना जाने वो क्या समझी थी। तो उनमें से एक की सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी, चल आज तेरी बारी है। तीनों लड़कियां बाहर निकल गईं और जिस लड़की को मैंने इशारा किया था उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मेरे पास आ गई। कंसी महाराज, आप भी दिन के राजा हैं, हालांकि भगवान की सौगंध रात जितनी सुंदर होती है दिन में वो बात कहाँ। बैठ जाओ, क्या समझ रही हो तुम? मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा और वो मेरे नज़दीक ही बिस्तर पर बैठ गई। जो समझ रही हूँ, क्या गलत समझ रही हूँ? हाँ, मेरा ख्याल है तुम गलत समझ रही हो, तो फिर सही आप बता दें। अगर तुम संजीदगी से मेरे कुछ सवालात के जवाब दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। अरे आप तो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कंसी महाराज, दासी हूँ मैं आपकी। आपने इतना मुंह लगा लिया है तो हम आपसे उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, वरना हम तो बांदियाँ हैं, नौकरानियाँ हैं हम आपकी। मैं कौन हूँ? मैंने संजीदगी से सवाल किया तो वह मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। लो, इतनी देर ठंडे पानी में रहे और अभी तक होश नहीं आया। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने खुद कहा है कि तुम दासी हो, इस वक्त मुझसे दासी बनकर बात करो, मैंने सर्द लहजे में कहा तो वो एकदम संजीदा हो गई। फिर उसने मुझे देखते हुए कहा, महाराज आप कंसी महाराज हैं, राजखंड के राज लेखक। आप राजखंड की तारीख लिखते हैं। आज आपको कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, या शायद वरना होश में आ जाते और मेरा नाम कंसी है तो और क्या। वो नाज भरे अंदाज में बोली और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे बिस्तर पर वो सिमट कर बैठ गई और उसने मेरा सर अपने जानों पर रख लिया। बता चुका हूँ आपको कि हुस्न परस्ती मेरी फितरत का एक हिस्सा है। अपने आप को ज़रा भी कोई साहबे किरदार आदमी नहीं कहूँगा। ज़िंदगी में इसके अलावा और था ही क्या, कोई रिश्ता ना नाता, बस अपने तौर पर एक पतंग की तरह डोलता रहता था और पतंग किसी के भी हाथ में आ जाए। हाँ हो मेरे म्यारे हुस्न पर। और ये लड़की बल्कि वो चारों लड़कियाँ, यानी वो बाकी तीनों भी काफ़ी हसीनों जमील थीं। मैंने उसके जानों से सर ना उठाया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सजनी। हाँ तो सजनी, तुमने मुझे बताया कि मैं राज लेखक हूँ और कंसी है मेरा नाम। सुनो, मेरी किसी बात पर हैरत मत करो, आज मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही उलझ गया है। ना ना महाराज, आप हमारे महाराज हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए हर लम्हे तैयार रहते हैं, हुक्म करें। मुझे मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। बस महाराज, आप यहीं इस महल में रहते हैं, ये आपकी जगह है। बड़ा महल पीछे है, यहाँ आप रहते हैं और हम आपकी दासियाँ हैं। आप राम कथा लिख रहे हैं और बहुत बड़ा आसमान है आपका। ठीक, सजनी बताया ना तुमने अपना नाम? मैंने कहा तो उसने गर्दन हिला दी। तब मैंने कहा, देखो सजनी, वाकई तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। आज मुझे भंग कुछ ज़्यादा चढ़ गई, लेकिन तुम बाकी तीनों से या किसी और से ये मत बताना कि क्या कैफियत है। जो आ गया महाराज, सजनी ने कहा और उसके बाद वो मेरे सर के बालों में उंगलियां फेरने लगी। बड़ा सरूर मिल रहा था। ना जाने कब तक वो ये अमल करती रही और मुझे गहरी नींद आ गई। जागा तो दोपहर का वक्त हो चुका था। सजनी चली गई थी और मैं बिस्तर पर आराम से सो रहा था। अपनी जगह से उठा और इर्द गिर्द के माहौल को देखा और मेरा दिल दहल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों।
यूं गुजरे हुए लम्हात मुझे अच्छी तरह याद थे। करोती के घर में था और वहाँ मुझे अजीबोगरीब तजर्बात हुए थे। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने ये फैसला किया कि इस इमारत का जायज़ा लिया जाए। हो सकता है हालात के बारे में मुझे कुछ और पता चल जाए। चारों लड़कियां शायद इमारत से बाहर निकल गईं। वैसे भी ये इमारत बहुत ज़्यादा वसी नहीं थी, मेरी ही रिहाइशगाह थी, लेकिन बहुत ही नफीस संगे मरमर से बनी हुई। यकीनी तौर पर बड़ा महल जिसके बारे में मुझे सजनी ने बताया था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बेशुमार किताबों के अंबार थे, लेकिन ये किताबें बड़ी अजीबोगरीब थीं, ना जाने कैसे कागज़ पर लिखी हुई थीं। मैंने उनमें से एक किताब उठाई, उसे खोल कर देखा और हैरान रह गया। ये संस्कृत में लिखी गई थी, यानी उसका एक एक लफ्ज़ मेरी समझ में आ रहा था। किताब के ऊपर वेद लिखा हुआ था और लिखने वाले का नाम ब्रह्मा था। ब्रह्मा की किताब वेद, जिसके बारे में अमेरिकन लाइब्रेरी में मैंने एक मजमून पढ़ा था। हिंदू माइथोलॉजी के बारे में तहकीक करते हुए मुझे पता चला था कि संस्कृत में लिखी गई किताबें हिंदू मज़हब के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। उन्हीं में एक वेद भी थी। गीता और रामायण के बारे में भी मुझे इल्म था। उसमें हिंदू धर्म के बारे में खासी तफसीलात मौजूद थी। मैंने वहीं बैठकर उस किताब के अवराक खोल लिए। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर थी कि मैं संस्कृत जानता था, जबकि बड़े बड़े हिंदू पंडित भी मुकम्मल संस्कृत से वाकिफ़ नहीं। आम लोगों की तो बात ही अलग है, लेकिन संस्कृत में लिखी हुई उस किताब का मफ़हूम मेरे सामने पूरी तरह नुमाया था। हस्तिनापुर के राजा भरत की 8वीं नस्ल का राजा कोर था, जिसकी औलाद कोरों के नाम से मशहूर हुई, और उस नस्ल की 6ठी पुश्त में राजा चित्रबुर्ज पैदा हुआ, जिसकी हुकूमत बहुत वसी थी। राजा चित्रबुर्ज के 2 बेटे थे, एक का नाम अशिस्तर और दूसरे का नाम पिंडा। अशिस्तर बड़ा लड़का था, लेकिन वो आंखों से अंधा, इसलिए चित्रबुर्ज की मौत के बाद हुकूमत पिंडा को मिली और उसकी औलाद पांडु कहलाई। राजा पिंडा के यहाँ भी 5 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा वरयोधन था, जबकि आश्तर के 101 बेटे थे जो 2 रानियों से पैदा हुए, लेकिन अंधा होने की वजह से हुकूमत आश्तर को नहीं मिली। ये सारी तफसील संस्कृत में थी और मैं उसे बड़ी आसानी से पढ़े जा रहा था, लेकिन मेरी अपनी हैरत को कोई इंतहा न थी। मुझे उस किताब से कोई ख़ास दिलचस्पी महसूस नहीं और मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन मेरा जहन बुरी तरह सोचों में जकड़ा हुआ था। ये हुआ क्या है? आखिर एक एक लम्हा याद था। मैं करोती की इस किताब की गहराइयों में उतर गया, जिसका नाम तारीख़ था, और तारीख़ में खुद मैं भी एक किरदार बन गया था। लेकिन करोती क्या वो भी इस दौर में मौजूद है? बड़ी देर तक खामोश बैठा रहा। उसी वक्त वही लड़की सजनी अंदर दाखिल हुई। उसने बड़े अदब से कहा, क्षमा चाहती हूँ महाराज, आपके लिए एक संदेश है। मैंने निगाहें उठाकर सजनी को देखा तो वह मुस्कुरा दी। वो ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश कर रही थी और मैं ये सोच रहा था कि बेशक उससे बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकती हैं, लेकिन जिस किरदार में मैं यहाँ मौजूद था उसमें थोड़ी सी संजीदगी ज़रूरी थी। मैंने कहा, किसका संदेश है? मैं उसे बुलाती हूँ, सजनी ने कहा और दरवाजे की तरफ रुख करके बोली, आओ अंदर आ जाओ। आने वाला एक ख़ास लिबास में मलबूस आदमी था। अंदर दाखिल होकर वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने दोनों हाथ सामने किए, फिर उन्हें ज़मीन पर टिकाकर सर झुकाया और उसके बाद सीधा हो गया। हम संदेशी हैं महाराज, राजा जगत सिंह के। हाँ हाँ बोलो। शाम को राजसभा में आपका बुलावा है, रथ आ जाएगा, आप तैयार रहिएगा। ये राजा जगत सिंह कौन है और राजा सभा क्या चीज़ है, और उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जिस चक्कर में फंस गया था उसके तहत बड़ी समझदारी से काम लेना था। करोती तो सिरे से गायब हो गई और मुझे इन उलझनों में छोड़ दिया, लेकिन जान बचाने के लिए अपनी जहानत से भी काम लेना था। मैंने कहा, ठीक है, रथ आएगा तो हम आ जाएंगे। संदेशी यानी कासद ने गर्दन खम की और वापस चला गया। सजनी वहीं पर मौजूद थी और मेरी तरफ मीठी निगाहों से देख रही थी। उसके जाने के बाद वो बोली, संदेश मिल गया महाराज? हाँ।
पर एक वादा करना होगा आपको, वो शरारत भरे लहजे में बोली और मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ बोलो, आपको तैयार हम करेंगे। मैं क्या जवाब देता? इस बात का, उसकी हरकत का मतलब मैं समझ रहा था। चुनाचा खामोश ही रहा और वो हंसती हुई वापस चली गई। फिर उस वक़्त शाम के झटपटे फिजाओं में उतर आए जब वो दोबारा आई और उसके पीछे उन्हीं चारों में से 2 और लड़कियां भी थीं जो अपने हाथों में एक अजीब सा लिबास उठाए हुए थी। ये लिबास कई रंगों का था। उसके साथ ही बड़े खूबसूरत कदीम तर्ज के जूते भी थे। सजनी ने जैसे मुझे अपनी मलकियत समझ लिया, हर चीज़ में अपना पाँव अड़ाए रहती, मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलिए महाराज, स्नान कर लीजिए। अब बार बार स्नान करना ज़रूरी ही क्या? मैंने गसीले लहजे में कहा। तो और क्या? वो शरारत भरी नज़रों से मुझे देखती हुई बोली। बाकी दोनों लड़कियों के चेहरों पर रकाबत के नकूश नज़र आ रहे थे। कमीनी सजनी ने अपने हाथों से मेरा लिबास उतारा और अपने कपड़ों समेत हौज़ में उतर गई। ज़ीशान अली बेशक एक दिल फेंक नौजवान था, जदीद दुनिया की जदीदियत से पूरी तरह आशना, कोई आगे ना पीछे। किताबों और कहानियों ही से इतना मुआवजा मिल जाता था कि एक पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही थी। एक खूबसूरत सा घर, कार, उम्दा होटलों में खाना, क्लबों में बैठना। बस ज़िंदगी को चाहिए कितनी ही वुसअतें मिल जाएं, लेकिन आखिरकार हर चीज़ की एक हद होती है। जहाँ तक दुनिया की रंगीनियों का ताल्लुक था, तो एक शायर या अदीब अगर हुस्ने कायनात से मुतफिक ना हो तो ना वो अच्छी नस्ल लिख सकता है, ना अच्छा शेर। और मैं इस बात का दिल से कायल था और वजूद वज़न से कतई मुनकर नहीं था। चुनाचा मेरी ज़िंदगी में बहुत सी रंगीनियाँ थी, लेकिन जिन हालात के तहत इस अनोखी दुनिया में आया था, उसकी बात ही कुछ और थी। गालबन कोई कहानी का तारीख़ के किसी दौर को इसी तरह अपनी आंखों से नहीं देखा था कि खुद को उसमें एक किरदार की हैसियत रखता हो। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी बात थी। मुख्तसर ये कि सजनी की अजारादारी चल रही थी और उसने मुझे बना संवार कर दुल्हा बना दिया। माथे पर तिलक लगाने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। नहीं सजनी, ये मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों महाराज? राजसभा में जा रहे हैं, तिलक नहीं लगाएंगे? नहीं, सुंदर लगेंगे। नहीं, बस जितना लग रहा हूँ इतना ही काफ़ी है, मैंने कहा और सजनी ने मुंह बनाकर चंदन की प्याली एक तरफ रख दी। फिर बाहर से इतला मिली कि रात आ गया। रात हो चुकी थी। बाहर निकला तो 6 घोड़ों का इंतहाई खूबसूरत जगमगाता हुआ रथ दरवाजे के सामने खड़ा था। रथबान घोड़ों के पास खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं करीब पहुंचा तो वो सीने पर हाथ रखकर झुका और मुझे सहारा देने के लिए मेरे पास आ गया। उसके सहारे से मैं रथ में सवार हुआ। तन्हा ही था। मेरे बैठने के बाद रथबान ने रथ आगे बढ़ा दिया। तब मैंने बाहर के माहौल को देखा। घर, दरवाजे, गलियां, बाजार, सारे के सारे अनोखे और मुनफरिद। अगर मैं कभी वापस अपनी दुनिया में पहुंचा और मैंने इस दौर की कहानी लिखी, तब मुझसे अच्छी कहानी कोई नहीं लिख सकेगा, क्योंकि जो कुछ मैं लिखूंगा वो अपनी आंखों से देख चुका हूँगा। सफ़र एक इंतहाई आलीशान महल पर ख़त्म हुआ, जिसके बड़े दरवाजे पर कोई दर्जन भर चौबेदार खड़े थे और उन्होंने मुझे सलामी दी और रथ आगे बढ़कर एक जगह जा खड़ा हुआ। यहाँ भी कुछ लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझे राज लेखक यानी शाही मोरख या लिखने वाला कहकर मुखातब किया और मुझे बड़े एहतराम से अंदर पहुँचाया गया। एक इंतहाई वसी और अरीज़ जगह थी, जो बेशक महल के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद थी, लेकिन उसे भी खुला रखा गया था और वहाँ जो समा बंधा हुआ था नाकाबिले यकीन था। बेशुमार लोग नशस्तों पर बैठे थे। रोशनियाँ इतनी थीं कि माहौल जगमगा रहा था, लेकिन ये बिजली रोशनी की नहीं बल्कि दूसरे तरीक़ों से उन्हें बनाया गया था। एक बड़े से सिंहासन पर महाराज जगत सिंह बैठे थे। जगत सिंह की तारीख का मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस इलाके का राजा है और बहुत से खुदाम मोर छल जल रहे थे। और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास पहुंचा और मैंने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। और आज लेखक बैठो, राजसभा में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। एक और शख्स ने मेरी रहनुमाई मेरी नशस्त पर की और मैं बैठ गया। राजा जगत सिंह उसके अलावा और कोई बात नहीं की थी। उमरा और साहब इक़्तिदार, जागीरदार वगैरह आते रहे और नशस्तें भरती गईं। यहाँ तक कि किसी नकारे पर चोट पड़ी
और फिजा उस नकारे की आवाज़ से गूंज उठी। गोया ये मेहमानों के आ जाने के आखिरी वक्त का इजहार था, क्योंकि उसके बाद सभा के काम शुरू हो गए। ताक ताक दिए रोशन किए जाने लगे। हालांकि यहाँ पहले काफ़ी रोशनी थी, लेकिन ये दिए शायद किसी रस्म के तहत जलाए जा रहे थे। फिर पंडितों ने कथा शुरू कर दी और फिर हसीन लड़कियों की टोलियाँ बुतों के सामने रक्सा हो गई। कुछ देर तक यह समा जारी रहा और मैं हर लम्हा जहन में मुनबज़िद करता रहा कि शायद कभी इस पर लिखने का मौका ही मिल जाए। नकारे पर दोबारा चोट पड़ी और एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कायनात की नब्ज़ रुक गई हो, वक़्त साकत हो गया हो। तभी एक रकासा एक तरफ से निकलकर बाहर आई। रक़स के इंतहाई हसीन और झिलमिलाते लिबास में मलबूस, आधे चेहरे पर नकाब लगाए वो आई और जगत सिंह के सामने झुक गई। फिर सीधी हुई और यहाँ मौजूद तमाम लोगों की जानब देखा। मैं दंग रह गया। यूं लग रहा था जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो, किरणें सिमट कर इंसानी बदन इख्तियार कर गई हो। चांदनी रक़्स करने लगी और उसने अपने रक़्स का आगाज़ किया और सांस रुक गए। साज बजने लगे। देखने वालों के दिल उसके कदमों तले कुचले जा रहे थे। मैं भी बड़ा साख्त व जामद होकर उसे देख रहा था। ये आंखें जिन पर निगाह नहीं ठहर रही थी, उस लड़की के लिए तो सल्तनतें तबाह हो सकती हैं। जैसा कि तारीख में बेशुमार वाक़यात हैं, जैसा कि वह बहुत से किरदार हैं जो मुझे दिखाए गए थे और जो तारीख के पर्दों से नमूदार हुए। यानी इस वक्त जब करोती मुझे हाल में ले गई और मैं उस पर निगाहें जमाए न जाने कैसे कैसे ख्वाबों में खो गया। रकासा जी तोड़कर नाच रही थी और उसका पूरा बदन 100 बल खा रहा था। फिर वो थक गई और उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। नाच ख़त्म हो गया और लोग बधाई देने लगे तो रकासा ने वहीं ज़मीन पर बैठकर घुंघरू खोले और उन्हें हाथों में समेट कर वहाँ से आगे बढ़ गई। उस वक़्त मैं बेखुदी के आलम में था। ऐसा हसीन वजूद अगर मेरी कहानी के किसी सफ़े पर उतर आए तो लोग दीवाने हो जाएं, बशर्ते कि वह मेरी आँख से देखें। राज्यसभा में न जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन मैं उस तिलस्म में खो गया। मैं कब अपनी जगह से उठा और उसके पीछे चल पड़ा, उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। बस वो आगे थी और मैं उसके पीछे पीछे। पता नहीं लोगों ने मुझे उसके पीछे जाते हुए देखा भी था या नहीं। कहीं से कोई रोक टोक ना हुई और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वह महल से बाहर निकल आई। पता नहीं उसका ठिकाना कहाँ था, पीछे क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं मालूम था। लेकिन अब जो हो रहा था वो होता रहे, मैं उसके पीछे चल पड़ा हूँ। देखूं तो ये कौन है, कहाँ जाती है। बस कुछ नादीदा तार थे जो मेरे और उसके बीच में बंधे हुए थे और मैं खींचा चला जा रहा था। मैंने तमाम वसवसे दिल से निकाल दिए और खामोशी से उसका पीछा कर रहा था, यहाँ तक कि न जाने कितना फासला तय किया गया। उसके बाद मुझे जंगल नज़र आया। ये पुरइसरार लड़की इस तरफ क्यों आई? दिल में एक तजस्सुस ने सारू भारा। रात का वक़्त, तारीक जंगल, जहाँ हाथ को हाथ सुजाई ना दे। कहीं से दरख्तों की छत हटे तो तारों की छाँव में लड़की का हयोला नज़र आ जाए। न जाने कितना सफ़र तय किया गया। एक लम्हे के अंदर अंदर ज़हन ने दिल पर दस्तक दी और मैंने सोचा कि कहीं कोई बहुत ही सनसीखेज़ बात ना हो जाए। कहाँ तक उसका पीछा करूं? वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब इतनी दूर निकल आया था कि ये भी नहीं जानता था कि वापसी कहाँ और कैसी होगी। ये राज मेरे दिल में राज ही रह जाएगा। आखिर देखूं तो सही, रकासा जिसने महफल लूट ली कहाँ जा रही है। लेकिन हैरानी की बात थी, छोटी सी उम्र में इतना नडर होना भी कमाल की बात थी। कोई जवान लड़की तो रात गए इन जंगलों में घुसने का तस्वर भी नहीं कर सकती, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से आगे जा रही थी। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल आगे चलकर और ख़तरनाक हो गया। झाड़ियों से कपड़े उलझ रहे थे। कौन जाने कब कोई नाग निकले और टांग से लिपट जाए, कोई जहरीला बिच्छू पाँव में डस ले। लड़की कई बार चलते चलते रुकी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई मजबूत डोरी मेरे और उसके आगे जाने वाली लड़की के बीच में बंद हो, जो मुझे खींच रही हो। वो रुकती और उसके बाद फिर चल पड़ती और मैं भी उसके साथ साथ ही चल पड़ता, यहाँ तक कि जंगल ख़त्म हो गया और अब सामने एक टूटा फूटा खंडर नुमा किला नज़र आ रहा था। सब कुछ इंतहाई खौफनाक और सनसीखेज़। दिलचस्प बात यह थी कि मैं इस वक्त दोहरी शख्सियत का मालिक था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं कहानी का
कहानीकार ज़ीशान अली हूँ, लेकिन जिस माहौल में आया हूँ वो तारीख़ का कोई कदीम दौर है और मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प तस्वर था। नौजवान लड़की इत्मीनान से किले के अंदर दाखिल हो गई और टूटी हुई दीवारों के दरमियान चलती हुई आखिरकार एक चबूतरे के पास रुक गई। फिर उसने चबूतरे की 3 टूटी हुई सीढ़ियाँ अबूर की, ऊपर गई। पूरा किला भाएं बाएं कर रहा था और मेरे दिल में खौफ का बसेरा था। पता नहीं यहाँ क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि टूटे किले की पुरअसरार दीवारें मुझे निगल जाएं। ये ऐसी जगह थी जहाँ दिन में आने वालों के दिल हौल जाएं। ये तो फिर रात का वक़्त था। फिर मुझसे रहा ना गया। लड़की ना जाने कौन है और क्या है, इसके सिवा अब कोई चारा नहीं कि मैं उसके रास्ते में मज़ाहम हो जाऊं और उससे उसके बारे में पूछूं। चुनाचा मैंने खुद भी सीढ़ियां तय की और ऊपर पहुंच गया। लड़की झुकी हुई कुछ कर रही थी। फिर चबूतरे पर तेज़ रोशनी फैल गई। लड़की ने एक दिया रोशन किया। दिए की रोशनी बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि दूर दूर तक का माहौल नज़र आ सके। मैंने उस लड़की को देखा जिसका रुख अब मेरी जानब था और उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराती आंखें इस कदर दिलकश थी कि दिल खींच कर बाहर निकल जाए। यूँ लग रहा था जैसे नन्हे नन्हे दिए रोशन हो गए हों और इस रोशनी में उसका चांद जैसा चेहरा भी खूब चमक रहा था, जिसे नकाब में छुपाए हुए थी। फिर उसकी आवाज़ उभरी, करीब आ जाओ, इतने दूर क्यों खड़े हो? और न जाने उसकी आवाज़ में क्या सहर था। मैं खींचता चला गया, उस अप्सरा के ऐन सामने पहुंच गया। लड़की की आंखें बेदस्तूर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसके अंग अंग में दिए जल रहे हों। ये रोशनी ना जाने कहाँ से मुनअक्स हो रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे क्यों चले आए? तुम कौन हो और मेरे दिल के तार तुमसे क्यों बंधे हुए हैं? मेरा भेद जानोगे? हाँ, कितनी खूबसूरत हो तुम, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं जो हूँ उसे जानकर हैरान रह जाओगे। कौन हो तुम? मैंने हैरानी से कहा और लड़की ने अपने कान के पास कोई चीज़ तलाश की और उसके बाद अपने चेहरे से नकाब हटा दी। मुझे इतनी ज़ोर का चक्कर आया कि दोनों आंखों पर हाथ रखने पड़े और मैं दीवानों की तरह उसे देखने लगा। ये कोरूती थी, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा हसीन। इतनी हसीन के इंसान उसे देखकर उसे ना पा सके तो खुदकशी कर ले, और मैं उसे पागलों की तरह घूरता रहा तो वो हंसी और उसके दिलकश दांत मोतियों की तरह चमक उठे और मैं सहरज़दा सा उसे देखता रहा। कुरूती? हाँ मैं कुरूती, क्या मैं पागल हो जाऊं? ये भी कोई पूछने की बात है, उसने कहा और फिर हंस पड़ी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? सदियों का सफ़र तुमने कितने लम्हों में तय किया है, तुम्हें मालूम ही नहीं। आली कि तुम इस वक्त कौन से दौर में हो, मगर कुरूती, क्या मेरे लिए इस दौर से वापसी मुमकिन होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम इतनी देर में उकता गए? नहीं, उकताया नहीं हूँ, मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं ज़ीशान अली हूँ, एक कहानीकार, लेकिन मुझे यहाँ क्या कहा जा रहा है? राज लेखक। लेखक का मतलब है लिखने वाला, और तुम संसार की सदियों पुरानी तारीख अपनी आंखों से देख रहे हो। जब लिखोगे तो वो इतनी सच होगी कि उससे बड़ा सच और कोई नहीं लिख सकेगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर हम माजी की किसी तारीख में जाते हैं तो हमें इस तारीख ही का एक किरदार बनना पड़ता है, वरना अजनबी माजी में किसी अजनबी किरदार की भला क्या गुंजाइश है? माजी तो वो है जो बीत चुका होता है। हाँ, अगर उस माजी के किसी किरदार पर कब्जा जमा लिया जाए तो बात बन सकती है। अब तुम मुझे कुरूती के नाम से जानते हो, लेकिन इस दौर में मुझे कशका कहकर पुकारा जाता था। कशका एक साहरा जो नाचने वाली के रूप में सामने आती थी और उसका चेहरा ढका रहता था। तुम राज लेखक हो, उस दौर के राज लेखक जिसने महाभारत के बारे में भी लिखा। बेशक तुम्हें महाभारत की तफसीलात मालूम नहीं होंगी, लेकिन लगे हाथों मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता दूं कि तुमने खुद अपनी लिखी हुई किताब में देखा। चतुर्भुज महाराज के बेटों की बात हो रही थी, लेकिन हतनापुर के राजा भरत की 8वीं नस्ल का राजा कोर, जिसकी औलाद कोरों के नाम से मशहूर हुई, और उसी नस्ल की 6ठी पुश्त में राजा चतुर्भुज पैदा हुआ, जिसके 2 बेटों में महाभारत की जंग हुई। उसका नाम आश्तर, जो आंखों से अंधा, और दूसरा पिंडा। बस यूँ समझ लो कि वहीं से काम शुरू हुआ। आश्तर को हतनापुर की हुकूमत नहीं मिली और उसे अपनी आंखों के ना होने का बहुत दुख था। वो जानता था कि पिंडा के बाद हुकूमत पिंडा ही के बेटों को मिलेगी।
चित्रबुड्ढ की औलादों में से दूसरी नस्ल का सबसे बड़ा बेटा वरयोधन था, लेकिन उसने कभी पिंडा के सामने ये बात मुंह से नहीं निकाली थी। अलबत्ता उसकी धर्मपत्नी रानी कंधारी, जो कंधार के राजा की बेटी थी, बुरी तरह परेशान रहती कि हुकूमत उसके बेटों को नहीं मिलेगी। बस उसके मन में यही बात थी, जिस तरह भी हो सके पिंडा के बाद की हुकूमत उसके बेटे वरयोधन को मिल जाए, और उसके लिए उसने एक बाकायदा मंसूबा बनाया। उस मंसूबे को उसने अपने पति से भी छुपाए रखा, क्योंकि वो जानती थी कि आश्तर अपने भाई पिंडा से बड़ी मोहब्बत करता है। तो आश्तर के पास पहुंचकर उसने कहा, महाराज, एक अजीबोगरीब सपना देखा है मैंने। आप यकीन करो, ये सपना मैंने खुली आंखों से देखा। क्या सपना देखा? मैंने देखा कि महाराज, आसमान से एक तारा टूटा और एक रोशन लकीर बनाता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। मैंने डरी डरी आंखों से उस चीज़ को देखा जो मेरे पैरों में आ पड़ी थी। तो वो चमड़े में लिपटी हुई एक किताब थी। किताब? आश्तर ने हैरानी से कहा। हाँ महाराज, मैंने उस किताब का चमड़ा खोला तो मुझे उसमें राजा पिंडा की जन्म कुंडली नजर आई। अरे! आश्तर हैरत से बोला, क्या तुमने उसकी कुंडली को खोल कर देखा? परेशानी तो उसी बात की है। क्यों? आश्तर हैरानी से बोला। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें बड़ी अजीब बातें लिखी हुई थी। बताओ तो सही, मुझे बताओ तो, क्या अनोखी बातें थीं? मैंने जन्म कुंडली देखी और पढ़ी और उसमें अनोखे इंकिशाफ पाए। उसमें लिखा था कि राजा पिंडा की मौत उस उम्र में होगी जब उसके 5 बेटे होंगे और वो अपनी हुकूमत के 11वें बरस पूरे कर चुका होगा। और लिखा था महाराज के पिंडा की मौत सांप के काटने से होगी। वो ऐसी जगह मरेगा जहां आम लोग नहीं मरते। ओ भगवान, तुमने ये सपना क्यों देखा? आप जानते हैं कि राजा पिंडा हम सब से बड़ी मोहब्बत करता है। मैं ये भी जानती हूँ कि पिंडा की मौत के बाद हसनापुर की हुकूमत हमारे बड़े बेटे को मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो सब कुछ भगवान की मर्ज़ी पर होता है। हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि पिंडा मर जाए। भगवान ना करे वो मेरा भाई है, आश्तर ने कहा। पर एक बात मेरे मन में दुख पैदा करती है। वो क्या? वो ये कि महाराज, ख़ानदानी रीत के मुताबिक पिंडा के बाद हुकूमत वरयोधन को मिलनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि हुकूमत वरयोधन की बजाय अर्जुन को मिलेगी, क्योंकि पिंडा के बेटों में वही सबसे बड़ा है। अगर हुकूमत अर्जुन को भी मिले तो हमें उससे क्या, वो भी तो हमारा अपना ही है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे। ना माने, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। और फिर अभी पिंडा की उम्र ही क्या है, बस सीने तो दिमाग की खराबी का नतीजा होते हैं, आश्तर ने कहा। और कंधारी मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट आश्तर नहीं देख सका था, लेकिन कंधारी ने कहा, मेरी एक राय है महाराज। क्या? आप ये सपना उसे बता दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, पिंडा की जन्म कुंडली उसके पास महफूज होगी। हाँ, मुझे पता है, उसकी जन्म कुंडली भी बनाई गई थी। बड़े बड़े पंडितों ने उसकी ये जन्म कुंडली बनाई थी। पता नहीं महाराज, चित्रबर्ज ने उसे दूसरों के सामने कभी नहीं रखा। ये भी पंडितों ही ने कहा था। ओहो, तो आपको ये बात मालूम है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा? कंधारी ने पूछा। बस मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बात को उसे बताऊँ या नहीं। उससे कहो कि वह अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखे। और उसकी वजह पूछी। आश्तर ने सवाल किया। तो फिर तुम उसे बता देना कि उसकी भाभी उसके लिए परेशान है। उसने एक सपना देखा। आश्तर सोच में डूब गया और फिर उसने खुद भी गर्दन झटक दी। ठीक है, मैं इसके बारे में उसे बता दूंगा। राजा पिंडा ने आश्तर की तशवीश सुनी तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ भाई जी, अगर भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है।